मेजर का केबिन। आईने में दिख रही लड़की ने दोनों आंखें झपकाईं। अभी तो सिर्फ 7:15 बजे थे। घर जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं थी। सोफी की मां हमेशा रविवार को आराम करती थी, इसलिए शायद वह 2 घंटे और सो जाती। क्या उसे जंगल में थोड़ा और आगे जाकर अल्बर्टो नॉक्स को ढूंढना चाहिए? और कुत्ते ने उस पर इतनी क्रूरता से क्यों झपट्टा मारा था? सोफी उठी और हेमिस के बताए रास्ते पर चलने लगी। उसके हाथ में प्लेटों के पन्नों वाला भूरा लिफाफा था। जहां भी रास्ता अलग होता, वह चौड़ा रास्ता पकड़ लेती। पेड़ों और हवा में, झाड़ियों और झाड़ियों में हर जगह पक्षी चहचहा रहे थे। वे अपनी सुबह की गतिविधियों में व्यस्त थे। उन्हें सप्ताह के दिनों और रविवार के बीच कोई अंतर नहीं पता था। उन्हें यह सब करना किसने सिखाया था? क्या उनमें से हर एक के अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर था जो उन्हें कुछ खास काम करने के लिए प्रोग्राम कर रहा था? रास्ता एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ता था, फिर ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच से नीचे उतरता था। जंगल अब इतना घना हो गया था कि वह पेड़ों के बीच सिर्फ कुछ गज की दूरी ही देख पा रही थी। अचानक उसे चीड़ के पेड़ों के बीच चमकती हुई कोई चीज नजर आई। यह शायद कोई छोटी सी झील होगी। रास्ता दूसरी तरफ जाता था, लेकिन सोफी पेड़ों के बीच से अपना रास्ता चुनती रही, बिना यह जाने कि क्यों उसने अपने पैरों को आगे बढ़ने दिया। झील किसी फुटबॉल मैदान से बड़ी नहीं थी। दूसरी तरफ उसे एक छोटी सी जगह में लाल रंग से रंगा हुआ केबिन दिखाई दे रहा था, जिसके चारों ओर चांदी के बिर्च के पेड़ थे। चिमनी से धुएं की हल्की सी लपटें उठ रही थीं। सोफी पानी के किनारे तक गई। कई जगहों पर बहुत कीचड़ था, लेकिन फिर उसने एक नाव देखी। यह नाव पानी से आधी बाहर खींची गई थी। इसमें एक जोड़ी चप्पू लगे हुए थे। सोफी ने चारों ओर देखा। वह चाहे जो भी करे, उसके लिए झील के पार लाल केबिन तक पहुंचना असंभव था, उसके जूते भीगने से पहले। वह दृढ़ निश्चय के साथ नाव के पास गई और उसे पानी में धकेल दिया। फिर वह नाव पर चढ़ गई, चप्पू को नाव के पहियों में लगाया और झील के उस पार चली गई। नाव जल्द ही विपरीत किनारे पर पहुंच गई। सोफी किनारे पर गई और नाव को अपने पीछे खींचने की कोशिश की। यहां किनारा विपरीत किनारे से कहीं ज्यादा खड़ी थी। केबिन की ओर बढ़ने से पहले उसने केवल एक बार अपने कंधे पर नजर डाली। वह अपनी हिम्मत पर हैरान थी। उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? उसे कुछ पता नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया हो। सोफी दरवाजे के पास गई और खटखटाया। वह कुछ देर तक इंतजार करती रही, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने सावधानी से हैंडल को दबाया और दरवाजा खुल गया। हेलो, उसने पुकारा। क्या घर पर कोई है? वह अंदर गई और खुद को लिविंग रूम में पाया। वह अपने पीछे दरवाजा बंद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। यहां जरूर कोई रहता था। सोफी को पुराने स्टोव में लकड़ी की चटकने की आवाज सुनाई दे रही थी। यहां हाल ही में कोई आया था। एक बड़ी डाइनिंग टेबल पर एक टाइपराइटर, कुछ किताबें, 2 पेंसिलें और कागजों का ढेर रखा हुआ था। झील के सामने वाली खिड़की के पास एक छोटी सी टेबल और 2 कुर्सियां रखी हुई थीं। इसके अलावा वहां बहुत कम फर्नीचर था। हालांकि एक पूरी दीवार किताबों से भरी किताबों की अलमारियों से सजी हुई थी। दराजों की एक सफेद छाती के ऊपर एक भारी पीतल के फ्रेम में एक बड़ा गोल दर्पण लटका हुआ था। यह बहुत पुराना लग रहा था। एक दीवार पर 2 तस्वीरें टंगी थीं। एक सफेद घर की तेल पेंटिंग थी, जो लाल नावघर वाली एक छोटी खाड़ी से कुछ ही दूरी पर स्थित थी। घर और नावघर के बीच एक ढलान वाला बगीचा था, जिसमें एक सेब का पेड़, कुछ घनी झाड़ियां और कुछ चट्टानें थीं। बर्च के पेड़ों की एक घनी सीमा बगीचे को एक माला की तरह घेरे हुए थी। पेंटिंग का शीर्षक था पजर के लिए। उस पेंट के बगल में एक खिड़की के पास कुर्सी पर बैठे एक आदमी का पुराना चित्र लटका हुआ था। उसकी गोद में एक किताब थी। इस चित्र में भी एक छोटी सी खाड़ी थी, जिसके पीछे पेड़ और चट्टानें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे इसे कई 100 साल पहले चित्रित किया गया हो। चित्र का शीर्षक बर्कले था। चित्रकार का नाम स्मिबर्ट था। बर्कले और बर्कले, कितना अजीब है। सोफी ने अपनी जांच जारी रखी। लिविंग रूम से एक दरवाजा एक छोटे से कमरे की ओर जाता था,
रसोई। किसी ने अभी अभी बर्तन साफ किए थे। प्लेट और गिलास चाय के तौलिए पर रखे हुए थे। उनमें से कुछ पर अभी भी साबुन के पानी की बूंदें चमक रही थीं। फर्श पर एक टिन का कटोरा था जिसमें खाने के कुछ बचे हुए टुकड़े थे। यहां रहने वाले हर व्यक्ति के पास कोई न कोई पालतू जानवर था। कुत्ता या बिल्ली। सोफी लिविंग रूम में वापस चली गई। दूसरा दरवाजा एक छोटे से बेडरूम की ओर जाता था। बिस्तर के बगल में फर्श पर एक मोटे बंडल में 2 कंबल रखे थे। सोफी ने कंबलों पर कुछ सुनहरे बाल देखे। यहां सबूत था। अब सोफी को पता चल गया था कि केबिन में रहने वाले अल्बर्टो नॉक्स और हर्मीज थे। लिविंग रूम में वापस आकर सोफी आईने के सामने खड़ी थी। शीशा मैट और खरोंचदार था और उसका प्रतिबिंब भी उसी हिसाब से धुंधला था। सोफी खुद पर वैसे ही चेहरे बनाने लगी जैसे वह घर पर बाथरूम में बनाती थी। उसका प्रतिबिंब भी बिल्कुल वैसा ही कर रहा था जिसकी उम्मीद थी। लेकिन अचानक कुछ डरावना हुआ। एक पल के अंतराल में ही सोफी ने साफ देखा कि आईने में दिख रही लड़की दोनों आंखों से पलक झपका रही थी। सोफी डरकर पीछे हट गई। अगर उसने खुद पलक झपकाई होती तो वह दूसरी लड़की को कैसे पलक झपकाते देख पाती। और इतना ही नहीं, ऐसा लगा जैसे दूसरी लड़की ने सोफी को आंख मारी हो, मानो कह रही हो, मैं तुम्हें देख सकती हूं सोफी, मैं यहां हूं दूसरी तरफ। सोफी को लगा कि उसका दिल धड़क रहा है और उसी समय उसने दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। हेमिस, उसे तुरंत यहां से निकल जाना था। फिर उसने शीशे के नीचे दराज के सीने पर एक हरे रंग का बटुआ देखा। उसमें 100 क्राउन का एक नोट, 50 क्राउन का एक नोट और एक स्कूल आईडी कार्ड था। उस पर गोरे बालों वाली एक लड़की की तस्वीर थी। तस्वीर के नीचे लड़की का नाम था हिल्डे मोलर नैग। सोफी कांप उठी। उसने फिर से कुत्ते को भौंकते सुना। उसे तुरंत बाहर निकलना पड़ा। जैसे ही वह जल्दी से टेबल के पास से गुजरी, उसने किताबों और कागजों के ढेर के बीच एक सफेद लिफाफा देखा। उस पर एक शब्द लिखा था, सोफी। इससे पहले कि उसे एहसास हो कि वह क्या कर रही है, उसने लिफाफा पकड़ा और उसे प्लेटों के पन्नों वाले भूरे लिफाफे में ठूंस दिया। फिर वह दरवाजा बंद करके बाहर निकल गई। भौंकने की आवाज नजदीक आ रही थी, लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि नाव गायब हो चुकी थी। 1 या 2 सेकंड के बाद उसने देखा कि नाव झील के बीच में बह रही थी। नाव का एक चप्पू उसके बगल में तैर रहा था। यह सब इसलिए क्योंकि वह उसे पूरी तरह से जमीन पर खींच नहीं पाई थी। उसने कुत्ते को अब बहुत पास में भौंकते हुए सुना और झील के दूसरी तरफ पेड़ों के बीच हलचल देखी। सोफी ने अब और संकोच नहीं किया। अपने हाथ में बड़ा लिफाफा लेकर वह केबिन के पीछे झाड़ियों में घुस गई। जल्द ही उसे दलदली जमीन से गुजरना पड़ा। कई बार वह अपने टखनों से भी यूं ऊपर तक धंस गई, लेकिन उसे चलते रहना था। उसे घर पहुंचना था। कुछ ही देर में वह एक रास्ते पर आ गई। क्या यह वही रास्ता था जिस पर वह पहले गई थी? वह अपनी ड्रेस निचोड़ने के लिए रुकी और फिर वह रोने लगी। वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती थी? सबसे बुरी बात तो नाव थी। वह नाव का वह दृश्य नहीं भूल पाई जिसका एक चप्पू झील में असहाय होकर बह रहा था। यह सब बहुत शर्मनाक था, बहुत शर्मनाक। दर्शनशास्त्र के अध्यापक शायद अब तक झील पर पहुंच चुके होंगे। घर पहुंचने के लिए उन्हें नाव की जरूरत होगी। सोफी को ऐसा लग रहा था कि वह अपराधी है, लेकिन उसने यह सब जानबूझकर नहीं किया था। लिफाफा, शायद यह और भी बुरा था। उसने इसे क्यों लिया था? क्योंकि उस पर उसका नाम था। बेशक, इसलिए एक तरह से यह उसका था, लेकिन फिर भी उसे एक चोर जैसा महसूस हुआ। और इससे भी बढ़कर उसने सबूत पेश किया था कि वह ही वहां थी। सोफी ने लिफाफे से नोट निकाला। इसमें लिखा था, पहले क्या आया, मुर्गी या विचार वाली मुर्गी? क्या हम जन्मजात विचारों के साथ पैदा होते हैं? एक पौधे और एक पौधे के बीच क्या अंतर है? जानवर और एक इंसान। बारिश क्यों होती है? अच्छा, जीवन जीने के लिए क्या करना पड़ता है?
सोफी इस समय इन सवालों के बारे में सोच नहीं सकती थी, लेकिन उसने मान लिया कि इनका संबंध अगले दार्शनिक से है। क्या उसका नाम अरस्तु नहीं था? जंगल में इतनी दूर तक दौड़ने के बाद जब उसने अंततः बाढ़ को देखा तो वह जहाज के डूबने के बाद किनारे पर तैरना जैसा। दूसरी तरफ से बाढ़ अजीब लग रही थी। जब तक वह गुफा में नहीं पहुंच गई, उसने अपनी घड़ी नहीं देखी। 10:30 बज रहे थे। उसने बड़े लिफाफे को अन्य कागजों के साथ बिस्किट के डिब्बे में रख दिया और नए सवालों वाले नोट को अपनी चड्डी में ठूंस लिया। जब वह अंदर आई तो उसकी मां फोन पर थी। जब उसने सोफी को देखा तो वह जल्दी से फोन रख दिया। आप कहाँ रहते हैं? मैं जंगल में टहलने गई थी, वह हकलाते हुए बोली। तो मैं देखता हूं। सोफी चुपचाप खड़ी होकर अपनी पोशाक से टपकते पानी को देख रही थी। मैंने जोआना को फोन किया। जोआना? उसकी मां उसके लिए कुछ सूखे कपड़े लेकर आई। सोफी बस दार्शनिक नोट छिपाने में कामयाब रही। फिर वे रसोई में साथ बैठे और उसकी मां ने कुछ हॉट चॉकलेट बनाई। क्या तुम उसके साथ थे? उसने थोड़ी देर बाद पूछा। वह? सोफी केवल अपने दर्शन शास्त्र के शिक्षक के बारे में ही सोच सकती थी। उसके साथ? हां, उसके साथ। तुम्हारा खरगोश। सोफी ने अपना सिर हिलाया। जब तुम साथ होते हो तो क्या करते हो सोफी? तुम इतनी गीली क्यों हो? सोफी गंभीरता से मेज की ओर देखती रही, लेकिन अंदर ही अंदर वह हंस रही थी। बेचारी मां, अब उसे इसी बात की चिंता थी। उसने फिर अपना सिर हिलाया। फिर उस पर और भी सवाल बरसने लगे। अब मैं सच जानना चाहता हूं, क्या तुम पूरी रात बाहर थीं? तुम अपने कपड़े पहने हुए बिस्तर पर क्यों गईं? क्या मैं जैसे ही बिस्तर पर गया तुम चुपके से बाहर निकल गईं? तुम सिर्फ 14 साल की हो सोफी। मैं जानना चाहता हूं कि तुम किससे मिल रही हो। सोफी रोने लगी। फिर उसने बात की। वह अभी भी डरी हुई थी, और जब आप डरे हुए होते हैं तो आप आमतौर पर बात करते हैं। उसने बताया कि वह बहुत जल्दी उठ गई थी और जंगल में टहलने गई थी। उसने अपनी मां को केबिन और नाव के बारे में और रहस्यमयी दर्पण के बारे में बताया, लेकिन उसने गुप्त पत्राचार पाठ्यक्रम के बारे में कुछ नहीं बताया। न ही उसने हरे रंग के बटुए का जिक्र किया। उसे ठीक से पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उसे संभाल कर रखना था। हिल्डे अपने लिए। उसकी मां ने सोफी को अपनी बाहों में भर लिया और सोफी को पता चल गया कि अब उसकी मां उस पर विश्वास करती है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, सोफी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम सफेद खरगोश को लेकर बहुत परेशान थे और तुम सचमुच मेजर के केबिन तक चली गईं, उसकी मां ने सोच विचार कर कहा। मेजर का केबिन? सोफी ने अपनी मां को घूर कर देखा। छोटे से जंगल के केबिन को मेजर का केबिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ साल पहले एक आर्मी मेजर कुछ समय के लिए वहां रहा था। मुझे लगता है कि वह काफी सनकी और थोड़ा पागल था, लेकिन इसकी परवाह मत करो, तब से केबिन खाली पड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब वहां एक दार्शनिक रहता है। अरे रुको, फिर से कल्पना करना शुरू मत करो। सोफी अपने कमरे में बैठी रही और सोचती रही कि क्या हुआ था। उसका सिर एक दहाड़ते सर्कस की तरह था, जिसमें भारी भरकम हाथी, मूर्ख जोकर, साहसी ट्रैपेज फ्लायर और प्रशिक्षित बंदर थे। लेकिन एक छवि लगातार दोहराती रही कि एक छोटी नाव जंगल में एक झील में बह रही है और किसी को नाव की जरूरत है ताकि वह जंगल में पहुंच सके। घर। उसे यकीन था कि दर्शन शास्त्र के शिक्षक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, और अगर उन्हें पता चल जाता कि वह उनके केबिन में आई थी तो वे उसे माफ कर देते। लेकिन उसने एक समझौता तोड़ा था। उसकी दार्शनिक शिक्षा लेने के लिए उसे बस इतना ही धन्यवाद मिला। वह इसकी भरपाई कैसे कर सकती थी? सोफी ने अपना गुलाबी नोट पेपर निकाला और लिखना शुरू किया। प्रिय दार्शनिक, रविवार की सुबह मैं ही आपके केबिन में थी। मैं आपसे मिलना चाहती थी और कुछ दार्शनिक समस्याओं पर चर्चा करना चाहती थी। फिलहाल मैं प्लेटो की प्रशंसक हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वह किसी अन्य वास्तविकता में मौजूद विचारों या पैटर्न चित्रों के बारे में सही थे। बेशक वे हमारी आत्माओं में मौजूद हैं, लेकिन मैं सोचती हूं फिलहाल तो कि यह एक अलग बात है। मुझे यह भी स्वीकार करना होगा कि मैं आत्मा की अमरता के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं।
व्यक्तिगत रूप से मुझे अपने पिछले जन्मों की कोई याद नहीं है। अगर आप मुझे यह विश्वास दिला सकें कि मेरी दिवंगत दादी की आत्मा विचारों की दुनिया में खुश है, तो मैं बहुत आभारी रहूंगी। दरअसल मैंने यह पत्र दार्शनिक कारणों से नहीं लिखा था, जिसे मैं गुलाबी लिफाफे में चीनी के साथ रखूंगा। मैं बस इतना कहना चाहता था कि अवज्ञाकारी होने के लिए मुझे खेद है। मैंने नाव को पूरी तरह से किनारे पर खींचने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि मैं इतना मजबूत नहीं था, या शायद एक बड़ी लहर ने नाव को फिर से खींच लिया। मुझे उम्मीद है कि आप अपने पैर गीले हुए बिना घर पहुंचने में कामयाब रहे होंगे। अगर नहीं, तो आपको यह जानकर तसल्ली हो सकती है कि मैं भीग गया था और शायद मुझे भयंकर सर्दी लग जाएगी। लेकिन यह मेरी अपनी गलती होगी। मैंने केबिन में किसी भी चीज को नहीं छुआ, लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि मैं टेबल पर रखे लिफाफे को लेने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। ऐसा इसलिए नहीं था कि मैं कुछ चुराना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उस पर मेरा नाम लिखा था। मैंने अपनी उलझन में सोचा कि यह मेरा है। मुझे सच में बहुत खेद है, और मैं वादा करता हूं कि मैं आपको फिर कभी निराश नहीं करूंगा। पीएस, मैं अभी से सभी नए सवालों पर बहुत सावधानी से विचार करूंगा। पीपीएस की, क्या सफेद दराज के ऊपर पीतल के फ्रेम वाला दर्पण एक साधारण दर्पण है या एक जादुई दर्पण? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे अपने प्रतिबिंब को दोनों आंखों से झपकते हुए देखने की आदत नहीं है। आपकी ईमानदारी से इच्छुक छात्रा सोफी की ओर से सादर प्रणाम। सोफी ने पत्र को लिफाफे में डालने से पहले 2 बार पढ़ा। उसे लगा कि यह उसके द्वारा लिखे गए पिछले पत्र से कम औपचारिक था। चीनी की एक डली लेने के लिए रसोई में जाने से पहले उसने उस दिन के सवालों वाले नोट को देखा। पहले क्या आया, मुर्गी या विचार वाली मुर्गी? यह सवाल मुर्गी और अंडे की पुरानी पहेली की तरह ही पेचीदा था। अंडे के बिना मुर्गी नहीं होगी और मुर्गी के बिना अंडा नहीं होगा। क्या यह पता लगाना वाकई उतना ही जटिल था कि मुर्गी पहले आई या विचार मुर्गी? सोफी समझ गई कि प्लेटो का क्या मतलब था। उसका मतलब था कि विचार मुर्गी संवेदी दुनिया में मुर्गियों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले से विचारों की दुनिया में मौजूद थी। प्लेटो के अनुसार आत्मा ने पिकिछै विचार मुर्गी को देखा था, इससे पहले कि वह निवास करे एक शरीर में। लेकिन क्या यहीं पर सोफी को नहीं लगा कि प्लेटो गलत हो सकता है? एक व्यक्ति जिसने कभी जीवित मुर्गी या मुर्गी की तस्वीर नहीं देखी हो, उसे मुर्गी के बारे में कोई विचार कैसे हो सकता है? जो उसे अगले प्रश्न पर ले आया, क्या हम जन्मजात विचारों के साथ पैदा होते हैं? सोफी ने सोचा कि यह बहुत ही असंभव है। वह शायद ही कभी कल्पना कर सकती थी कि एक नवजात शिशु विशेष रूप से विचारों से सुसज्जित हो। कोई भी स्पष्ट रूप से कभी भी निश्चित नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तथ्य का कि बच्चे के पास कोई भाषा नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके दिमाग में कोई विचार नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से हमें दुनिया में चीजों को देखना होगा, तभी हम उनके बारे में कुछ जान सकते हैं। एक पौधे, एक जानवर और एक मनुष्य के बीच क्या अंतर है? सोफी तुरंत बहुत स्पष्ट अंतर देख सकती थी। उदाहरण के लिए, उसे नहीं लगता था कि पौधे का भावनात्मक जीवन बहुत जटिल होता है। टूटे हुए दिल वाले ब्लूबेल के बारे में किसने सुना था? एक पौधा बढ़ता है, पोषण लेता है और बीज पैदा करता है ताकि वह खुद को पुनः उत्पन्न कर सके। बस इतना ही एक बात है, पौधों के बारे में क्या कह सकते हैं? सोफी ने निष्कर्ष निकाला कि पौधों पर लागू होने वाली हर बात जानवरों और मनुष्यों पर भी लागू होती है, लेकिन जानवरों में अन्य गुण भी होते हैं। उदाहरण के लिए, वे चल सकते हैं। थे। एक गुलाब ने कभी मैराथन कब दौड़ी? जानवरों और मनुष्यों के बीच किसी भी अंतर को इंगित करना थोड़ा कठिन था। मनुष्य सोच सकते हैं, लेकिन क्या जानवर भी ऐसा नहीं कर सकते? सोफी को यकीन था कि उसकी बिल्ली शेरेकान सोच सकती है। कम से कम यह बहुत गणनात्मक हो सकती है, लेकिन क्या यह दार्शनिक प्रश्नों पर विचार कर सकती है? Time is money. क्या एक बिल्ली, एक पौधे, एक जानवर और एक इंसान के बीच अंतर के बारे में अनुमान लगा सकती है? शायद ही। एक बिल्ली शायद संतुष्ट या दुखी हो सकती है, लेकिन क्या उसने कभी खुद से पूछा कि क्या कोई भगवान है या क्या उसकी कोई अमर आत्मा है? सोफी ने सोचा कि यह बेहद संदिग्ध था, लेकिन यहां भी वही समस्या उठाई गई जो बच्चे और जन्मजात विचारों के साथ थी।
एक बिल्ली से ऐसे सवालों के बारे में बात करना उतना ही मुश्किल था जितना कि एक बच्चे के साथ उन पर चर्चा करना। बारिश क्यों होती है? सोफी ने अपने कंधे उचका दिए। शायद इसलिए बारिश होती है क्योंकि समुद्री पानी वाष्पित हो जाता है और बादल संघनित होकर वर्षा की बूंदें बन जाते हैं। क्या उसने यह तीसरी कक्षा में नहीं सीखा था? बेशक, कोई हमेशा कह सकता है कि बारिश इसलिए होती है ताकि पौधे और जानवर बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या यह सच था? क्या नहाने का कोई वास्तविक उद्देश्य था? अंतिम प्रश्न निश्चित रूप से उद्देश्य से संबंधित था। एक अच्छा जीवन जीने के लिए क्या करना पड़ता है? दार्शनिक ने पाठ्यक्रम में बहुत पहले ही इस बारे में कुछ लिखा था। हर किसी को भोजन, गर्मी, प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। किसी भी मामले में अच्छे जीवन के लिए ऐसी बुनियादी चीजें प्राथमिक शर्त थीं। फिर उन्होंने बताया कि लोगों को कुछ दार्शनिक सवालों के जवाब खोजने की भी जरूरत होती है। शायद यह भी काफी महत्वपूर्ण है कि आपको अपनी पसंद की नौकरी मिले। उदाहरण के लिए, अगर आपको ट्रैफिक से नफरत है तो आप टैक्सी ड्राइवर के तौर पर बहुत खुश नहीं रहेंगे, और अगर आपको होमवर्क करने से नफरत है तो शिक्षक बनना शायद एक बुरा विचार होगा। सोफी जानवरों से प्यार करती थी और पशु चिकित्सक बनना चाहती थी, लेकिन किसी भी मामले में उसे नहीं लगता था कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए लॉटरी में 10 लाख जीतना जरूरी है। इसके बिल्कुल विपरीत, बल्कि अधिक संभावना है। एक कहावत थी, शैतान बेकार हाथों के लिए काम ढूंढता है। सोफी अपने कमरे में तब तक बैठी रही जब तक उसकी मां ने उसे दोपहर के खाने के लिए नहीं बुलाया। उसने सरलोइन स्टेक और बेक्ड आलू तैयार किए थे। मिठाई के लिए क्लाउडबेरी और क्रीम थी। उन्होंने तरह तरह की बातें की। सोफी की मां ने उससे पूछा कि वह अपना 15वां जन्मदिन कैसे मनाना चाहती है। यह बस कुछ ही हफ्ते दूर था। सोफी ने कंधे उचकाए। क्या आप किसी को आमंत्रित नहीं करने वाले हैं? मेरा मतलब है, क्या आप कोई पार्टी नहीं करना चाहते हैं? शायद। हम मार्था और एनी मैरी से पूछ सकते हैं, और हेलेन से भी, और जोआना से भी, बेशक, और जेरेमी, शायद। लेकिन यह आपको तय करना है। मुझे अपना 15वां जन्मदिन बहुत अच्छी तरह याद है, आप जानते हैं। ऐसा नहीं लगता कि यह बहुत पहले की बात है। मुझे लगा कि मैं पहले से ही काफी बड़ा हो गया हूं। क्या यह अजीब नहीं है सोफी? मुझे नहीं लगता कि तब से मैं बिल्कुल भी बदला हूं। नहीं, कुछ नहीं बदला। तुम बस विकसित हो गए हो, बूढ़े हो गए हो। ये कहना बहुत ही वयस्कता वाली बात थी। मुझे लगता है कि यह सब बहुत जल्दी हो गया। और अगले चैप्टर में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये ऑडियो बुक कैसी लगी, और अगर आपको कोई ऑडियो बुक सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम उसे जरूर आपके लिए बनाएंगे।